यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 15 असेसमेंट एंड ऑडिट। सर ये छोटे छोटे चैप्टर्स है जिनको हम कई बार क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये बोरिंग है, थ्योरी है और इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, पर ये चैप्टर्स ही बहुत ईजी है एंड जल्दी से कवर होते हैं एंड इनको छोड़ने का नहीं, क्योंकि इनसे लास्ट की जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं आपको। ओके तो सर आइए असेसमेंट एंड ऑडिट हम बात करते हैं। सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 59 बोलता है कि जीएसटी के अंदर असेसमेंट का मतलब क्या होता है। जीएसटी हो या कोई भी टैक्स हो, असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अमाउंट। टैक्स लायबिलिटी को निकालने को बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट करना। अब सर जीएसटी में टैक्स अमाउंट कौन निकालता है? असेसी खुद। तो सर दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। तो सर सेक्शन नंबर 59 ने लिखा कि असेसी शैल सेल्फ असेस द टैक्स एंड वो टैक्स का अमाउंट निकाल के सेल्फ असेस करके टैक्स पे करेगा एंड अपने रिटर्न सबमिट करेगा एज पर सेक्शन नंबर 39। क्लियर, डन सरकार। नेक्स्ट है क्या, सेक्शन नंबर 60 सर प्रोविजनल असेसमेंट। मालिक ध्यान से सुनिएगा बात को। दो केसेस, दो सर्कमस्टेंस ऐसे हैं जहां पर अगर असेसी टैक्स का अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, इन दो केसेस में, तो ऐसे केस में वो प्रॉपर ऑफिसर को अप्लाई कर सकता है फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। वो दो केस कौन से हैं? अगर फर्स्ट केस, अगर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं पता पड़ रहा है कि वैल्यू में क्या इंक्लूड करने का, क्या इंक्लूड नहीं करने का। क्लियर। और सेकंड, रेट ऑफ टैक्स, उसको नहीं पता पड़ रहा है एचएसएन कोड क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा मेरे केस में, तो ऐसे केस में वो क्लासिफाई नहीं कर पा रहा है उन गुड्स या सर्विसेज को जो सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली टैक्स का अमाउंट नहीं निकाल पाएगा। तो ऐसे केस में ही कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल असेसमेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर। अब ऐसे केस में अगर उसने प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया, प्रॉपर ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, देन जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी उसके 90 डेज के अंदर वो प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करेगा। कितने? 90 डेज के अंदर ऑर्डर पास करेगा प्रोविजनल असेसमेंट का। ये फाइनल असेसमेंट नहीं है भाई, प्रोविजनल असेसमेंट है। अब सर वो ऑर्डर जब पास करेगा, प्रोविजनल अमाउंट ऑफ टैक्स बताएगा आपको, इतना आपको हर सप्लाई पे टैक्स पे करना होगा, या तो वैल्यू में दिक्कत था या रेट ऑफ टैक्स में दिक्कत था, वो बताएगा आपको। एंड सर जो टैक्स उसने बताया वो आपको पे करना पड़ेगा ऑन एवरी सप्लाई जब तक कि फाइनल असेसमेंट नहीं होता है। प्लस सर सेकंड थिंग, आपसे प्रोविजनल असेसमेंट का वो बॉन्ड साइन करवाएंगे अलोंग द सिक्योरिटी और श्योरिटी। सर जो बैंक गारंटी होती है नॉर्मली वो आपसे फर्निश कराएंगे, उसके बाद ही आपका प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास होगा बच्चों। ओके मालिक, डन। सर अब फाइनलाइजेशन करने के लिए टाइम कितना मिलता है? सर जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ, देखो आपने अप्लाई किया, उसके 90 दिन में प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ, उसके 6 महीने के अंदर फाइनल असेसमेंट करना होता है। पर अगर किसी रीजनेबल रीजन की वजह से अगर वो फाइनल असेसमेंट नहीं कर पा रहे, टाइम ज्यादा लग रहा है ऑफिसर को, तो ऐसे केस में ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो फर्दर 6 मोर मंथ का टाइम दे सकते हैं। और उसमें भी अगर प्रॉपर ऑफिसर फाइनल असेसमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई टेक्निकल रीजन रह गया इस तरह का, तो ऐसे केस में कमिश्नर के पास पावर है कि वो फर्दर 4 साल तक का टाइम और दे सकते हैं। मतलब 6 मंथ प्लस 4 साल तक का टाइम है प्रॉपर ऑफिसर के पास में, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन टू डू दी फाइनल असेसमेंट। ओके अच्छा, फाइनल असेसमेंट के लिए आपसे डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन मंगाया तो आपको देना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा सारे। सर अगर आपके रिकॉर्ड्स वगैरह है या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट ऑफिसर कैन फाइनली असेस द ड्यूटी टैक्स का अमाउंट। ओके अब सर फाइनल असेसमेंट हो गया। अब फाइनल असेसमेंट में टैक्स का अमाउंट अगर हायर आया, देन द अमाउंट इन द प्रोविजनल असेसमेंट, सपोज प्रोविजनल असेसमेंट में टैक्स का अमाउंट आया 1000, वैल्यू में इशू था या रेट ऑफ टैक्स में दिक्कत था, मान लो टैक्स का अमाउंट कितना आया 1000 आया। अब 1000 के हिसाब से आपने टैक्स पे किया जब तक कि फाइनल असेसमेंट नहीं होता तब तक। अब सर मान लो फाइनल असेसमेंट हो गया कितने में, 1200 में, तो 200 रुपए का जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा। 200 के हिसाब से जो भी डिफरेंस बनता है, जितना भी आपने सप्लाई किया होगा अब तक, सर उन सब पे टैक्स पे करना पड़ेगा 200 के हिसाब से डिफरेंस अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट क्या होगी? 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। सर कब से? जिस रेस्पेक्टिव मंथ में आपने उस प्रोविजनल असेसमेंट वाला सप्लाई किया था, सर उस रेस्पेक्टिव मंथ की जो ड्यू डेट थी पेमेंट की, उसकी नेक्स्ट डे से लेकर जब आप पे करेंगे डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स, तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ऑन ₹200। क्लियर मालिक, डन। सर अब बात आती है क्या, अगर मान लो फाइनल असेसमेंट, सर फाइन, अच्छा आपको कब तक का इंटरेस्ट पे करना है? जब आप वो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हो तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना है। कई बार क्या होता है कि अगर एसएससी को पहले ही समझ में आ गया कि सब फाइनल असेसमेंट हायर पे होगा, तो उसने फाइनल असेसमेंट होने से पहले ही डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स मान लो थोड़ा पे कर दिया, तो जितना पे कर दिया उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट उस दिन तक का लगेगा जब तक उसने पे किया। क्लियर। तो अल्टीमेटली जिस दिन आप पे करते हो तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना है, भले ही फाइनल असेसमेंट के ऑर्डर से पहले पे करो या बाद में पे करो, जब तक जिस दिन आपने पे किया तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा। क्लियर। चलिए सर अगर फाइनल असेसमेंट लोअर अमाउंट पे हुआ, तो ऐसे केस में सर जो एक्सेस अमाउंट आपने पे कर दिया है, अगर आपने प्रूव कर दिया कि यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट तो पर्सन, तो ऐसे केस में जो पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है वो अगर रिफंड के लिए एलिजिबल है, तो ऐसे केस में उसको रिफंड मिलेगा। रिफंड की रेट, रिफंड के साथ में उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिले करता है इन गिविंग द रिफंड अमाउंट बियॉन्ड 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड, देन ना आपने जो अप्लाई किया है उसके 6 महीने के अंदर अगर रिफंड
उसके 60 डेज में अगर रिफंड नहीं मिला है तो 61st डे से यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा। अच्छा ध्यान रखिएगा बेटा, सर अगर सारा प्रोसीडिंग क्लोज हो गया, सारा जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स वगैरह था वो पे हो गया, तो ऐसे केस में आपकी जो बॉन्ड था वो कैंसिल हो जाएगा, सिक्योरिटी आपकी रिलीज हो जाएगी, बैंक गारंटी अगर आपने दी है एज अ सिक्योरिटी तो वो रिलीज हो जाएगी आपसे, डिपार्टमेंट रिलीज कर देगा। क्लियर, डन। ये प्रोविजनल असेसमेंट का कहानी खत्म होता है। अब सुनना बात को ध्यान से, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको बेटा, कस्टम्स के अंदर भी प्रोविजनल असेसमेंट का सेक्शन नंबर 18 हमने पढ़ा हुआ है सर, वहां कंपेयर करके बताता हूं आपको, सो दैट आपको ध्यान रहेगा कि यहां पे प्रोविजनल असेसमेंट और वहां के प्रोविजनल असेसमेंट में फर्क क्या है। सर कस्टम के अंदर अगर मान लो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स ज्यादा आया है, सपोज ये 1200 आया है, प्रोविजनल असेसमेंट था 1000 का, तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स 200 आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। वहां पे कस्टम में इंटरेस्ट कब से होता है, जिस महीने में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है उस महीने की 1 तारीख से लेकर जब आप पे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर annum। यहां क्या है 18% पर annum इंटरेस्ट, पर कब से, रेस्पेक्टिव मंथ की टैक्स पे करने की ड्यू डेट, जैसे जनवरी महीने की ड्यू डेट क्या है 20 फरवरी, तो 21 फरवरी से आपको इंटरेस्ट का चालू होगा, जब आप पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum। ओके डन। सर सेकंड, कस्टम्स के अंदर अगर मान लो फाइनल असेसमेंट जो हुआ है वो कितने में हुआ है, 700 में हुआ साहब, तो ऐसे केस में 300 का आपको रिफंड मिलेगा। अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट तो प्रूव करना ही पड़ता है हर जगह बेटा, सर वो तो हर जगह लगेगा, प्रूव कर दिया आपको रिफंड बनना है। तो सर ऐसे केस में यहां क्या पड़ा, जब आपने अप्लाई किया फॉर रिफंड, वहां से 60 डेज में रिफंड नहीं मिला तो 61st डे से यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। वहां पर सर आपने अप्लाई कब किया रिफंड के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, जब फाइनल असेसमेंट हुआ, ड्यूटी का डिफरेंस निकला, सर वहां से 3 महीने में अगर आपको रिफंड नहीं मिला तो 3 महीने के बाद वाले पीरियड के लिए यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum, भले आपने लेट अप्लाई किया, वी डोंट केयर, है ना भाई। सर तो आपने कब अप्लाई किया रिफंड के लिए उससे मतलब नहीं है, सर जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ उसके 3 महीने बाद अगर आपको रिफंड मिला है तो 3 महीने बाद वाले पीरियड के लिए यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। ओके डन। चलिए सरकार, सेक्शन नंबर 61 स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न्स बोलता है क्या, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज इन एनी असेसमेंट। मतलब अगर कभी असेसमेंट शुरू होता है सबसे पहला काम क्या होता है, स्क्रूटनी। सर सिंस असेसी सेल्फ असेसमेंट करता है, सेल्फ असेस करके टैक्स का अमाउंट निकालता है, रिटर्न फाइल करता है, टैक्स पे करता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, वो कुछ असेसी को सेलेक्ट करता है और उनका डिटेल्ड में स्क्रूटनी करता है, डिटेल्ड चेकिंग करता है, उनके सारे ट्रांजेक्शन चेक करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाता है, हर एक चीज को चेक करता है, और अगर उनको लगता है कि यस एवरीथिंग इज ओके तो डन, उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस इशू करेगा, नोटिस इशू करके बताएंगे कि हमको ये फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए, जवाब चाहिए। अगर वो जवाब सेटिस्फैक्टरी रहे बहुत अच्छी बात है, क्लियर सर, या फिर आपने जो डिस्क्रिपेंसी के जवाब दिए वो जवाब अगर डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे तो क्या होगा, सर इन 4 में से कोई भी एक एक्शन डिपार्टमेंट ले सकता है, या फिर आपने जवाब ही नहीं दिया विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, सर जब डिपार्टमेंट आपको नोटिस दिया है, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा है, उसके 30 दिन में आपने कोई जवाब नहीं दिया या दिया पर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट इन 4 में से कोई भी एक्शन ले सकता है। प्रॉपर ऑफिसर कैन टेक एनी ऑफ दी रिकोर्स टू एनी ऑफ दी एक्शन डिपार्टमेंट कैन टेक। अब 4 में से कौन कौन सा एक्शन, फर्स्ट सर वो आपके प्रीमाइसेस पे आके इंटरनल ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट कर सकता है, या फिर वो कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करके स्पेशल ऑडिट के लिए भेज सकता है, या फिर सर इंस्पेक्शन सर्च सीजर के लिए आपका केस बना सकता है, एंड सर या फिर सेक्शन नंबर 73, 74 और 74 ए का शो को नोटिस सर कर देगा, जो भी उनको लगता है बेटा। इन 4 में से कोई भी एक्शन डिपार्टमेंट ले सकता है, डायरेक्ट रिकवरी करने नहीं पहुंचेगा भाई, क्लियर। आइए बच्चों, सर सेक्शन नंबर 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, बड़ा अच्छा सेक्शन है सर ये, सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बाय ऑफिसर है। ये बोलता है सेक्शन क्या, अगर मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, if the assessee is registered under GST पर उसने अपना रिटर्न अंडर सेक्शन 39 या 45, मतलब एनुअल रिटर्न 45 सेक्शन में, नॉर्मल रिटर्न सेक्शन 39 में उसने फाइल नहीं किया, तो आपको पता है सेक्शन 46 बोलता है डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, एक सिस्टम बेस्ड नोटिस इश्यू करता है, और उस नोटिस में सेक्शन 46 में लिखा हुआ है कि सर हमने रिटर्न चैप्टर में पढ़ा हुआ बेटा ये कि अगले 15 डेज में अपना रिटर्न सबमिट कर देना, पर अगर आपने अगले 15 डेज में ये नोटिस जब आया उसके 15 दिन में आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर आ जाता है अंडर सेक्शन 62 टू डू दी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे अपना बेस्ट जजमेंट करके वो असेसमेंट कर देगा, क्लियर। ये पावर है प्रॉपर ऑफिसर के पास। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया है, ये ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट कितना है डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर के पास, यहां पे है टाइम कितना, 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न बाय द एसएससी। मतलब फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर
23-24 का मैटर था। 23-24 की फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, नोटिस इश्यू होने के 15 डेज में भी आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया, तो ऐसे केस में इसका एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या मालिक? 31 दिसंबर 2024। क्लियर? यहां से 5 साल 31/12/2029 सर, 25, 26, 27, 28, 29, तो सर ये 5 साल 31 दिसंबर 2029 तक ऑफिसर कैन पास दी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो। क्लियर? अब दूसरी बात, अगर आपने मान लो प्रॉपर ऑफिसर ने मान लो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, उसके 60 डेज में आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिए जो पेंडिंग थे आपके, along with the payment of due amount of tax with late filing fee along with the payment of interest also, क्योंकि लेट आपने रिटर्न फाइल किया मतलब टैक्स का पेमेंट भी लेट किया होगा, तो टैक्स का अमाउंट विद इंटरेस्ट विद लेट फाइलिंग फी अगर आपने पे कर दिया विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा सर, और आप अपना मजे ले सकते हो जीवन में। 60 दिन का वक्त दिया बेटा, पर अगर उस 60 दिन में आपने रिटर्न सबमिट नहीं किए तो ऐसे केस में सर डिपार्टमेंट ने फर्दर 60 दिन का टाइम आपको और दिया है कि ये फर्दर 60 दिन का टाइम हम आपको और दे रहे हैं, पर फर्दर 60 डेज में आपको सर 61st डे से ₹100 पर डे अंडर CGST एक्ट एक्स्ट्रा लेट फाइलिंग फी और पे करना पड़ेगा। मतलब सर अगर आपने ये एक्स्ट्रा 60 डेज में अलोंग विद आपने सारे रिटर्न फाइल कर दिए जो पेंडिंग थे, अलोंग विद पेमेंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट देयर ऑन प्लस लेट फाइलिंग फी जो रिटर्न किए प्लस ये ₹100 पर डे 61st डे से जब आप फाइल करते हो तब तक का। क्लियर? तो ऐसे केस में सर जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया ऑफिसर ने वो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा और आपका रिटर्न फाइल जो किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? डन। पर 60 + 60 डेज में भी आपने ये फाइल नहीं किया तो भाई साहब अब तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर ही वैलिड रहेगा जो ऑफिसर ने पास किया है। ओके डन। आइए मालिक सेक्शन नंबर 63 ये बोलता है क्या? असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी पर्सन आते हैं बेटा, या तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो बट यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेकेंड आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया था पर बाद में आपका रजिस्ट्रेशन किसी कारण से क्या हो गया? कैंसल, बट स्टिल यू आर सप्लाइंग द टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज व्हिच आर लायबल टू जीएसटी। तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर को पावर दिया कि सर इस तरह के अनरजिस्टर्ड पर्संस का जो टैक्स का अमाउंट निकलना है वो खुद अपना असेसमेंट करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, एंड सर अगेन वो असेसमेंट ऑर्डर पास करने का टाइम कितना है? वही 5 ईयर जो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 5 साल का वक्त दिया डिपार्टमेंट को टू पास द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। क्लियर? पर ये ऑर्डर पास करने से पहले आपको डिपार्टमेंट एक नोटिस इश्यू करेगा फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्लियर? उसके 15 डेज में आपको रिप्लाई देना है। रिप्लाई अगर डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्टरी लगा तो ठीक है, वो उसको ऑर्डर पास नहीं करेगा, पर उसको लगता है नहीं मामला गड़बड़ है तो ऐसे केस में वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। क्लियर? सेक्शन नंबर 64 समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। वेरी गुड सेक्शन। ये बोलता है क्या? जहां डिपार्टमेंट को लगता है कि साहब यहां एसएससी भाग जाएगा या वो अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने वाला है, एब्सकॉन्ड हो जाएगा भाई, or there is a huge chance of loss of revenue to the department and certainly there is due tax liability। तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर वो क्या करेंगे? एक समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे which is a kind of protective assessment without following the procedure of section number 73, 74, 74A। कोई शोकस वगैरह नहीं दिए इन्होंने और डायरेक्ट क्या कर दिया? समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया सो दैट डिपार्टमेंट डायरेक्टली ऑर्डर पास करके आपसे पैसा मांग सकती है और सर अगर नहीं देता तो रिकवरी कर सकता है बेटा। क्लियर? इससे क्या होगा? लॉन्ग रन प्रोसेस बच जाएगा और जल्दी रिकवरी होने का चांस है डिपार्टमेंट को, वरना एसएससी भाग जाएगा। क्लियर? पर सर अगर आपने एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को प्रूव कर दिया कि भाई तेरे को मैं ऐसा लगता हूं भाग जाऊंगा, ऐसा लगता है मैं अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दूं, हाँ मेरी टैक्स लायबिलिटी ड्यू है, अग्रीड, बट इट डजंट मीन कि यार मैं मतलब मेरे केस में आपको समरी असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़े अगर आपने प्रूव कर दिया कि गलत हुआ आपके साथ, या फिर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर खुद को लगता है कि ये ऑर्डर जो पास हुआ वो एरोनियस पास हुआ है, तो ऐसे केस में वो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर उस ऑर्डर को क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है, बट विड्रॉल ऑफ दिस ऑर्डर विल ऑटोमेटिकली लीड टू इश्यूएंस ऑफ शोकॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73, 74 और 74A, क्योंकि यहां पर टैक्स लायबिलिटी तो ड्यू थी वो सर्टेन थी बेटा आपकी, इसलिए 73, 74 या 74A का शोकॉज नोटिस आपको इश्यू होगा ही होगा। क्लियर? डन। एक और आता है डिम्ड टैक्सेबल पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सर यहां पर अगर मान लो कोई गुड्स किसी पर्सन की पोजीशन में पाई गई बेटा, तो जो पर्सन इंचार्ज ऑफ द गुड्स है उसी को ऑनर ऑफ द गुड्स मान लिया जाएगा अगर ऑनर ऑफ द गुड्स डिटर्मिनेबल नहीं है तो, और उसी को सर ऑनर ऑफ द गुड्स मानते हुए समरी असेसमेंट ऑर्डर के प्रोसीडिंग्स फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? डन। सरकार इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है। अब सर अब एक जस्ट समरी के लिए देखा दे रहा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट व्हिच में बी कंडक्टेड बाय द टैक्स अथॉरिटीज, जस्ट रिवाइज करने के लिए
स्क्रूटनी असेसमेंट हमने पढ़ लिया। बेस्ट जजमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और एक जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। देन समरी असेसमेंट जो हमने अभी पढ़ा। ओके सर, अब आ रहा है क्या ऑडिट अंडर जीएसटी। ध्यान रखिएगा दो सेक्शन है जीएसटी के अंदर, सेक्शन नंबर 65 और सेक्शन नंबर 66 फॉर ऑडिट अंडर जीएसटी। ध्यान रखिएगा जैसे इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट होता है, ऐसे जीएसटी में भी जीएसटी ऑडिट जब नया नया जीएसटी आया था तब इंट्रोड्यूस किया था, पर अभी वो जीएसटी ऑडिट वाला फंडा डिलीट कर दिया है, वो रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे नॉर्मल दो सेक्शन कौन से बचे वो देखिएगा। एक तो है इंटरनल ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट। क्या मालिक? इंटरनल ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे टैक्स ऑफिसर्स आपके यहाँ पे आएंगे और डिपार्टमेंटल ऑडिट करेंगे। ये नॉर्मल वेरिफिकेशन चेकिंग रूटीन जो प्रोसेस होता है, अ काइंड ऑफ दैट ओनली। ओके सर, पहले पढ़ लेते हैं और बाद में हम पढ़ेंगे क्या स्पेशल ऑडिट बाय द सीए, और सीए में जब कमिश्नर अपॉइंट करता है सीए को आपके लिए स्पेशल ऑडिट करने के लिए। ओके बात करते हैं, चलिए पहले बात करता हूं सेक्शन नंबर 65 की। यहां पर कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स वो कुछ एसएससी को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्टिव बेस पर वहां पर डिपार्टमेंट की इंटरनल ऑडिट टीम जाती है और ऑडिट करती है। अच्छा, डिपार्टमेंट की टीम या तो आपके रजिस्टर्ड प्लेस पे आएगी या वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर अपने ही ऑफिस में आपके रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट वगैरह मंगा लेंगे ऑडिट करने के लिए। ओके, अब ये कोई सर्च नहीं कर रहे, रेड नहीं मार रहे बेटा, इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट 15 डेज एडवांस में आपको प्रायर नोटिस दिया जाएगा कि हमको इस पीरियड का ऑडिट करने का है, ये रिकॉर्ड्स हमको चाहिए, आप प्लीज अवेलेबल रखें। ओके अच्छा, यहाँ पे पीरियड ऑफ ऑडिट क्या हो सकता है, एक फाइनेंशियल हो सकता है, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल हो सकता है, मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स भी हो सकते हैं बेटा। फिर टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, पर कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो फर्दर 6 महीने का टाइम और दे सकता है डिपार्टमेंटल टीम को टू फाइनलाइज द ऑडिट। सर अब ऐसे केस में कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से 3 महीने प्लस 6 महीने का टाइम दे रखा है, तो सर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कब मानेंगे? सर या तो आपने सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे डिपार्टमेंट के ऑफिसर को वो सारे अवेलेबल करा दिए, या फिर डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने एक्चुअली ऑडिट कमेंट्स कर दिया यूजिंग दोस डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, विच एवर इज लेटर, उस दिन मानेंगे क्या कि आपकी ऑडिट कमेंट्स हो गई है। वहां से 3 मंथ प्लस 6 मंथ एक्सटेंशन इफ एनी वो काउंट किया जाएगा। अब मान लो ऑडिट शुरू हो गई, ऑडिट कंप्लीट भी हो गई, तो ऑडिट कंक्लूजन के 30 डेज के अंदर उस एसएससी को ऑडिट रिपोर्ट का कंक्लूजन बताया जाएगा कि साहब आपकी ऑडिट में ये हुआ। अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट का कॉपी उसको दिया जाता है बेटा। सर 30 दिन के अंदर आपको इंटीमेट किया जाएगा कि साहब ये ऑडिट में फाइंडिंग थी, ये हमने ऑडिट में पाया। अब ऑडिट के अंदर अगर कोई टैक्स लायबिलिटी डिटेक्ट होती है तो सर ऐसे केस में डायरेक्ट रिकवरी शुरू नहीं होती। सर ये तो एक रूटीन प्रोसेस है डिपार्टमेंट का टू डू दी ऑडिट। अब ऐसे केस में अगर डिपार्टमेंट को कोई टैक्स लायबिलिटी ड्यू मिलती है तो सर या तो एसएससी खुद ही पे कर दे सेल्फ। सर अगर पे नहीं करता है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट पास पावर है कि वो चाहे तो सेक्शन नंबर 73, 74 और 74A का शो को नोटिस इश्यू करके आप पे प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। ओके मालिक, एंड सर यह मैंने साफ साफ बोल दिया कि ऑडिट डज नॉट रिजल्ट ऑटोमेटिकली इन रिकवरी। सर यहाँ पे सेक्शन नंबर 73, 74, 74A फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर, डन। ये आपका था डिपार्टमेंटल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। आइए स्पेशल ऑडिट सेक्शन नंबर 66, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर या अबोव रैंक वाले ऑफिसर के पास अगर उसको लगता है इफ इन हिज ओपिनियन उसको लगता है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया है या फिर जो आपने आईटीसी अवेल किया वो सही नहीं है, बियॉन्ड द लिमिट है, एक्सेस लग रहा है उसको, तो ऐसे केस में आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द कमिश्नर वो चाहे तो आपको स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है। और ऐसे केस में उस एसएससी के लिए सर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट हु विल बी अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर वो आके आपके यहाँ ऑडिट करेंगे। और ऐसे केस में अगर आपका किसी भी अदर एक्ट में ऑडिट हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, वो ऑडिट आपको करवाना ही पड़ेगा। सर अच्छा, ये असिस्टेंट कमिश्नर को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनी स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या किसी भी प्रोसीडिंग के टाइम ये लग सकता है कि आपने सही नहीं किया है वैल्यूएशन में या आईटीसी में, तो ये स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर आपके पास आता है। अब ऐसे केस में सर यहाँ पे जो ऑडिट फीस होती है, ऑडिट के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब डिपार्टमेंट बोन करता है, कमिश्नर ही ऑडिट फीस फाइनल करता है और वही फाइनल होती है और डिपार्टमेंट को ही पे करना, आपको पे नहीं करना, एसएससी को पे नहीं करना बेटा। ठीक है सर। अब पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कितना है? 90 डेज के अंदर ऑडिट कंप्लीट करनी पड़ती है। पर अगर सर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को कोई टेक्निकल रीजन की वजह से ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पाते तो ऐसे केस में वो असिस्टेंट कमिश्नर या प्रॉपर ऑफिसर जिसने ऑडिट करवाई थी आपके लिए उसके पास 90 दिन का टाइम देने का पावर और है सर। तो 90 डेज प्लस 90 डेज का टाइम हो गया टू कंप्लीट दी ऑडिट। एंड सर ऐसे केस में अगर मान लो अगेन उस ऑडिट रिपोर्ट में पता पड़ता है कि सर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है आपकी, तो ऐसे केस में अगेन रिकवरी नहीं हो सकती सर, डायरेक्ट रिकवरी नहीं होगी यार। देयर इज अ स्ट्रेटजी प्रोसीजर
फॉर अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड सेक्शन नंबर 73, 74 और 74A फॉलो किया जाएगा। आपको शो को नोटिस देंगे और उसके बाद डिमांड ऑर्डर वगैरह आता है, उसके बाद प्रोसीडिंग चालू होती है सर। क्लियर, डन। एंड सर एक्सपेंसेस कौन बोन करेगा? कमिश्नर बोन करेगा, मतलब डिपार्टमेंट बोन करेगा। कमिश्नर फाइनलाइज करता है उसकी ऑडिट एक्सपेंसेस और ऑडिट फीस। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। और सर क्या लिखा है? डर के आगे जीत है और जीत आपकी होगी, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। बी स्ट्रांग, मेंटली आपको बहुत अच्छे से तैयार होना है। एंड दोस्तों आई होप ये रिवीजन लेक्चर्स, रिवीजन सेशंस आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन, सो दैट ये रिवीजन लेक्चर अगर आपने देख लिया तो एग्जॉस्टिवली आपका पूरा कवरेज हो गया। आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया, मैंने लगभग सारे पॉइंट इसके अंदर बताया, सो दैट आप कंप्लीटली रिलाय कर सकते हो लेक्चर्स पे और 100% आप अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत ही शानदार परफॉर्म कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े एंड डू लाइक। अगर आपने लाइक नहीं किया तो मजे वाली बात नहीं होगी सर। क्लियर, लाइक तो बनता ही है। एंड सर कमेंट अगर कर पाओ तो मजा ही आ जाएगा सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।